जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त संदीप बागड़ी। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो गृह रक्षा विभाग की जो होमगार्ड की भर्ती आई है उसके बारे में। आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूं कि होमगार्ड के लिए किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं और इसमें एग्ज़ाम होता है कि नहीं होता, इसमें फिजिकल का दायरा क्या रहता है, कितना फिजिकल होता है, किस प्रकार से फिजिकल रहता है, पुरुषों का महिलाओं का कैसे फिजिकल होगा और इसके अंदर कितने रुपए मिलते हैं, सरकारी है गैर सरकारी है, पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं। कौन इसमें कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं, पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ में अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जो मोर डिटेल्स न्यू नोटिफिकेशन वगैरह वीडियो की जो आती रहती है तो इस संबंधित वीडियो हम बनाते रहते हैं, तो आपको तुरंत जानकारी है वो मिलती रहेगी। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें देखना है कि हमें जो निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन के अंदर देखेंगे कि ये 9 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आया था, जिसके अंदर जो होमगार्ड की वैकेंसी के बारे में चर्चा की गई है कि कितनी तारीख इसकी फॉर्म भरने की है। पूरी डिटेल से हम बात करने वाले। देखिए, सबसे पहले इसमें ये चीज़ें आपकी धारा 2 के अंतर्गत हमेशा इसके अंदर परिभाषा रहती है, पूरी डिटेल्स रहती है कि रक्षा विभाग की। इसमें कुल रिक्त पदों की बात करें तो 3842 पोस्टें हैं। टोटल सीटों की बात करें तो सीटें कुल कितनी रहेगी, 3842 पोस्टें आपकी वैकेंसी के अंदर रहने वाली। ठीक है, जो आपके काम की चीज़ें वही आपको ध्यान रखना है। 3842 सीटें, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, 12 जनवरी के मध्य रात्रि से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। कब? 12 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और इसकी लास्ट तारीख कितनी है, 11 फरवरी है। इसकी लास्ट तारीख कितनी रहेगी, 11 फरवरी। 12 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब 1 महीना इसमें फॉर्म भरने का है। आप 11 तारीख का इंतज़ार नहीं करें, इसको आप पहले ही अपना फॉर्म फिल कर ले। वो बात करेंगे, पूरी डिटेल बताऊँगा आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है। ठीक है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरी डिटेल हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे कि इसके अंदर जो आवेदन की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी। इसमें आपको क्या करना है, नामांकन नहीं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे। आप ऑफलाइन का इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आप ऑफलाइन अपना फॉर्म भर के फिर डाक से आप भेजेंगे, नहीं। आपका फॉर्म होगा जो क्या होगा, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। और किससे भरना है, SSO ID से आपको फॉर्म भरना है, ताकि जब भी कोई होमगार्ड का आपका जो फिजिकल रिलेटिव या फिर कोई जो भी आगे इसमें परीक्षण दिए हुए हैं उसकी वो जानकारी आपको SSO पर आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो SSO ID से फॉर्म भरे जाएंगे। कैसे भरना है, आप ई-मित्र पर जाएंगे, ई-मित्र वाले से आप फॉर्म अपना अप्लाई करवा सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल से खुद भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया हमारी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन है। तो इसमें आप SSO ID से अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप खुद भरना चाहें तो समय के स्तर पर तो ये जो वेबसाइट है, सॉरी ये साइट जो है, इस पर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसके बाद ये पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद अपना फॉर्म खुद फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या रखना है, देखो तीसरा जो इसमें आप ई-मित्र से भी आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। ये आप इसमें हार्ड कॉपी ये चीज़ें आप देख ही लिया, आपको बताई दी मैंने कि आप खुद भर सकते हैं तो सही है, नहीं तो फिर आप अपनी ई-मित्र से आप भरवा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या और क्या क्या ध्यान रखना है, देखो इसमें शारीरिक ये चीज़ें आप देखिए। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह ऑनलाइन आवेदन करने में परीक्षा शुल्क जमा कराने के समय दिशा निर्देश का सावधानी से अध्ययन कर लें। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से भेजने की प्रविष्टि का प्रिंट आउट भी प्राप्त कर आश्वस्त हो जाए, मतलब फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंट आउट हम लेते हैं वो अपने पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे नामांकन। इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आवेदक जो फॉर्म भरेगा उसके अंदर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देंगे, तो उससे क्या होगा, या फिर एप्लीकेशन ID जो होगी आपको वो प्राप्त हो जाती है। आपके पास मैसेज मिलेगा कि आपका फॉर्म है वो सबमिट होने के बाद कि आपका फॉर्म है वो भरा जा चुका है। तो ये अपना मोबाइल नंबर भी, अपना रजिस्टर्ड नंबर मोबाइल नंबर जो आप चालू आपका जो मोबाइल नंबर है वही देवें। उसके बाद परीक्षा शुल्क की बात करेंगे। परीक्षा शुल्क इसमें क्या रहेगा, तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 250 रुपये है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति EWS ABC मतलब SC ST EWS और MBC के लिए 200 रुपये इसमें निर्धारित शुल्क है, वो आपसे लिया जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करें इसमें, नेक्स्ट हम बात करें शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपकी खुशी की बात यह है कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। जो भाई देख रहे हैं इसमें आपको मैं बता देता हूँ, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा और इसकी जो योग्यता है वो 8वीं पास है, न कि 10वीं पास। 8वीं पास योग्यता फॉर्म भर सकते हैं इसके अंदर। और एज का भी इसमें लगभग 35 वर्ष तक, इसका 18 से 35 साल तक का है, तो वो फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसमें पूरी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र भी, जब भी आपका जो फिजिकल करवाया जाएगा उसका जो प्रवेश पत्र है उसकी जो जानकारी वो आपको कहाँ मिलेगी, तो वो दोस्तों आपने अगर SSOID से अपना फॉर्म भरा है तो वहाँ आपको इसकी प्रवेश पत्र वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आप जाके अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करके आप अपना शारीरिक दक्षता प्रवेश पत्र वो निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, नामांकन हेतु पद रिक्त विभिन्न इकाइयों, ये आपको छोड़ देना है कि इसमें जिलेवार जो पदों की गणना दी गई है। आगे बताया गया कि कुछ जैसे यहाँ हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में कितनी सीटें हैं, गंगानगर में कितनी सीटें हैं, बाड़मेर में कितनी सीटें, वो सीटों का पूरा विवरण है। तो आप जो फॉर्म भर सकता है हनुमानगढ़ का अभ्यर्थी गंगानगर के लिए फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर सकता। हनुमानगढ़ का अभ्यर्थी हनुमानगढ़ के लिए ही फॉर्म भर सकता है, गंगानगर का अभ्यर्थी गंगानगर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीटें इसमें इस प्रकार से सीटों का विवरण दिया हुआ है, तो ये पेज ही उल्टा आ गया शायद। ये इसमें सीटों का वर्णन दिया है, नहीं, इसमें जैसे अनुजनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ये इनमें सीटों का वर्णन दिया गया है। आपको इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, कितनी 2-4, ये एक बार विज्ञप्ति आप देख लेना टेलीग्राम पे, मैं आपकी ये पूरी विज्ञप्ति वो शेयर करूँगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो इस वीडियो के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ टेलीग्राम पर मैं आपकी लिंक है वो भेज दूँगा, ठीक है। पूरी PDF आपको वहीं डाल दूँ, वहाँ आप अपनी सीटें देख सकते हैं हर ज़िले वाइज। अब इसमें बात करेंगे कि जो होमगार्ड है वो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के लिए आती है और साथ साथ में इसमें बॉर्डर होमगार्ड भी दी गई। एक तो शहरी में अर्बन कंट्री की आ गई और साथ साथ में एक बॉर्डर होमगार्ड की भी सीटें इसके साथ आई है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना, बॉर्डर होमगार्ड भी है और अर्बन क्षेत्र भी, मतलब शहरी क्षेत्र भी, ठीक है। अब इसमें क्या है, नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र है वो इसमें थोड़ा सा देख लें। इसमें जो आपका फिजिकल है उसके लिए गृह रक्षा समय सेवकों के नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित किए जाने की संभावना है। 2023 के अप्रैल में, मतलब कब होगा ये चयन प्रक्रिया का जो फिजिकल टेस्ट है वो आपका अप्रैल में शुरू हो जाएगा। और नामांकन प्रक्रिया कार्रवाई यथा शारीरिक दक्षता, मतलब फिजिकल, शारीरिक मापतोल हो गया, PST और दस्तावेज सत्यापन हो गया। और प्रकाश समाचार पत्र विभागीय वेबसाइट पर प्रारंभ करने की तिथि 15 दिवस पहले आपको दिया जाएगा, मतलब आपको 15 दिन पहले अवगत करवा दिया जाएगा। और विभाग प्रत्येक विद्यार्थी को नामांकन चयन प्रक्रिया तो कम से कम 7 दिवस प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें परीक्षा केंद्र का नाम, स्थान में उल्लेख या सूचना अभ्यर्थी को उनकी ईमेल ID या मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि अप्रैल के अंदर आपका फिजिकल होगा। जैसे ही आपका फिजिकल होगा तो उसकी पूरी जानकारी है वो 7 दिन पहले आपको अवगत करवा दी जाएगी कि इस जगह आपका सेंटर आया और वहाँ आपको इस समय पहुँचना है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट इसमें ये आरक्षण का दायरा दिया गया है कि SC को 16% है, ST को 12% है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 21% है और आर्थिक रूप से कमज़ोर मतलब EWS 10% है, MBC को 5% का आरक्षण, ये आरक्षण का दायरा दिया गया। फिर महिलाओं के लिए इसमें दिया गया कि रिक्तियों में महिला अभ्यर्थी को 30% आरक्षण क्षेत्रीय रूप से कैटेगरी वाइज है। इसमें महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्मिलित वर्ग में जिसके वे अभ्यर्थी जनपातिक रूप से समायोजित किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इन चीज़ पे अब चर्चा करते हैं। जैसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, पूरा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आ गया अपने PDF आपसे इसमें देख सकते हैं अपने क्या क्या इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए। ये TSP क्षेत्र के लिए, TSP में आपको कितने मतलब क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये मानदेय मतलब आपको कितना पैसा है वो मिलने वाला है दोस्तों। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो कितना रुपया होमगार्ड को मिलता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि गृह रक्षा समय सेवक सरकारी कर्मचारी नहीं होता। होमगार्ड है वो क्या होता है, गैर सरकारी होता है, सरकारी कर्मचारी है वो नहीं होता है। इसके 12 महीने के अंदर लगभग इसका ये रूल रहता है कि 12 महीने में 8 महीने या फिर 7 महीने, 6 महीने, इस प्रकार से नौकरी करते हैं। ये सरकारी नहीं है। ये नौकरी कहाँ करते हैं, जैसे सिटी के अंदर नौकरी करते हैं, तो जहाँ कोई अगर पर्यटन स्थल है वहाँ नौकरी करते हैं।
जैसे जयपुर की बात करें तो कलेक्टर सर्किल में बात करें, या फिर अपने थानों के अंदर ड्यूटी करते हैं, या फिर अपने सेक्रेटरीट के अंदर बात करें, थानों के अंदर बात करें, तो ये इस प्रकार से इनकी ड्यूटी का रहता है। भी ये पुलिस के साथ मिलकर ड्यूटी करते हैं, तो इनको लगभग कितने पैसे दिए जाते हैं तो वो दे देखा। इसमें जो वर्तमान में 693 रुपये प्रति दिवस होमगार्ड को दिए जाते हैं, मतलब मान के चले 700 रुपये प्रतिदिन के, मतलब 21,000 रुपये महीने के इनके सैलरी है वो दी जाती है। तो थोड़ा ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। और अभी तो चर्चा में चल रहा है होमगार्ड है वो कि आगे पैसे बढ़ा इसको गवर्नमेंट करने की चल रही है, तो हो सकता है इसको गवर्नमेंट भी कर दिया जाए। तो दोस्तों फॉर्म तो आप भरना, जो मेरे बेरोज़गार भाई है, फॉर्म तो इसमें भरना चाहिए, हो सकता है इसको गवर्नमेंट भी कर दिया जाए। नेक्स्ट इसमें और क्या क्या ध्यान रखना है, नामांकन हेतु पात्रता की अयोग्यता में छूट, अयोग्यता इसमें थोड़ा सा देख ले। शहरी और ग्रामीण रक्षा के अभ्यर्थियों को निवास संबंधी योग्यता के जिस गृह रक्षा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र या उपकेंद्र की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया है, जिस जिले में निवास करने का तहसील द्वारा जो मूल निवास प्रमाण पत्र। इसका कहने का मतलब दोस्तों, जैसे आप हनुमानगढ़ से फॉर्म लगवा रहे हैं तो आपको संबंधित तहसील, हनुमानगढ़ में जैसे तहसील आती है, जैसे हनुमानगढ़ तहसील है, टिब्बी तहसील है, रावसर नहीं है सॉरी, नौरबादरा तहसील है, उनमें से जैसे आपने फॉर्म लगाया तो उसके अंदर आपको तहसीलदार का उसी वहाँ से आपके पास क्या होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। और अब सीमा गृह रक्षा मतलब बॉर्डर होमगार्ड जो है, उसके लिए क्या आपको रहना चाहिए कि जिस कंपनी के लिए बॉर्डर पे क्या रहती है, कंपनियां रहती है। और बॉर्डर कहाँ है आपको पता है, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और ये बीकानेर, ये बॉर्डर एरिया है। तो बॉर्डर एरिया पे जो बॉर्डर होमगार्ड रहती है वहाँ कंपनियाँ हैं। तो कंपनी में जैसे किसी आप कंपनी के लिए फॉर्म लगा रहे हैं, मान लीजिए ई कंपनी के लिए आप फॉर्म लगा रहे हैं, तो आप ई कंपनी के 25 किलोमीटर दायरे में होना चाहिए। आपका जो निवास स्थल है वो आपको ई कंपनी के 25 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, जब भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा बॉर्डर होमगार्ड के बारे में, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं पास। दोस्तों 8वीं पास इसमें फॉर्म अपना फिल कर सकता है, ठीक है। आयु सीमा क्या है, आयु सीमा 18 से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब है दोस्तों भी 1/1/2005 के बाद का बाद तथा 1/1/88 से पूर्व का ना हो। तो ये थोड़ा सा देख लेना अपनी खूब उम्र का, तो इसमें 18 से 35 साल का बहुत ज़्यादा उम्र है इसमें दे रखी है, तो लगभग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी अन्य परीक्षा के लिए अन्य परीक्षा से वंचित रह गए, अभी फॉर्म नहीं भर सकते, अपने एवरेज हो गए होंगे, तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऊंचाई और सीने का न्यूनतम अब इसमें आपको शारीरिक मापदंड क्या है उसके अंदर आप बता देता हूँ आपको। मापदंड में पुरुष की बात करेंगे, सबसे पहले तो 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। मतलब वो पुलिस का जो समान रहता है वही समान इसमें रहेगा कि 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। और सीना फुलाए बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, तो 86 मतलब 86 सेंटीमीटर आपका सीने का फुलाव होना चाहिए। वज़न पुरुषों के लिए तो लागू नहीं है। और उसके बाद महिला की बात करें, महिला की ऊंचाई जो है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसमें सीना इसमें लागू नहीं है। तो इसमें वज़न का दिया हुआ है, महिलाओं के लिए वज़न ज़रूरी है, 47.5 kg आपका वज़न होना चाहिए, इससे प्लस ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और ये 12 जिला व शहरियों 12 जिले के शहरी हेतु है। शहरियों के लिए पुरुष 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला 145 सेंटीमीटर हो। तो ये चीज़ें आप शारीरिक मापदंड में होनी चाहिए। और अब बात करेंगे कि SC ST के लिए अगर अभ्यर्थी इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट भी है, अगर आपकी लंबाई या सीने में आप छूट लेने चाहे तो एक में आप 5 सेंटीमीटर की छूट भी ले सकते हैं। फिर चिकित्सीय मापदंड क्या होगा भी, इसके अंदर आप मेडिकल की बात करते हैं, नॉर्मल मेडिकल होता है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो 6/6 की बिना चश्मे वाला वो अपनी आँख होनी चाहिए, वो नॉर्मल इसमें मेडिकल नॉर्मल होता है। और उसके बाद ऐसे नहीं होना चाहिए कि पूरा हाथ ही कटा हुआ, फिर तो होगा नहीं। मतलब एक नॉर्मल मेडिकल का मतलब हो गया जैसे अभ्यर्थी के अपनों जो 6/6 बिना चश्मे का अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला, शारीरिक विकार, दोष रोगों से मुक्त होना चाहिए, मतलब इस प्रकार से। और अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने, नसें फूली हुई होना, गेंगापन, रतौंदी, रंग दृष्टि दोष, मधुमेह, अलमुरिया, ये कुल मिला के ये रोग दिए गए। हर्निया, ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए अयोग्यता, कौन फॉर्म नहीं भर सकता, तो किसी भी ऐसे पुरुष महिला उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है, भाई जिसने एक से ज़्यादा शादी कर रखी है, तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि वो अपनी पत्नियों के बीच में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसको फॉर्म भरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
दूसरा इसमें क्या है, शादीशुदा अभ्यर्थी जो फॉर्म भर सकता है, जो शादीशुदा है तो उसको क्या रखना है, अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने शादीशुदा हूँ मैं। तीसरा इसमें विवाहित अभ्यर्थी जो नाम के लिए पत्र भर रहा है, वे अभ्यर्थी जो शादी कर चुका है, उसको इसके ये होना चाहिए कि उसने दहेज स्वीकार नहीं करा है, वो दहेज नहीं लेता है, ठीक है, न दहेज लिया है न दहेज लेगा। ये आपसे फॉर्म भरवाया जाता है लास्ट में जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद स्पष्टीकरण की बात करेंगे, भी आप पर कोई ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए पुराना टाइम में, ये चीज़ें इसमें आ गई। फिर इसमें पंजीकरण के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या इसमें होना चाहिए। नामांकन प्रक्रिया अभ्यर्थी परीक्षा स्थल पर मूल प्रमाण पत्र ये आपको पास रखनी है। और जब आपका लास्ट जो मौखिक इसमें होता है आपका सामने इंटरव्यू, उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे 8वीं इसमें शैक्षणिक योग्यता रखी है वो तो आपके पास होनी चाहिए, प्लस अगर आपने 10वीं का रखी है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, ये आप सब डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा सकते हैं। संबंधित जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब 10वीं मार्कशीट ही आगे वैसे तो इसमें। विशेष योग्यता संबंधित कोई अगर आपके पास विशेष एनसीसी है या इसमें पूरे नीचे हम बात करेंगे कौन कौन सी आपके नंबर भी मिलेंगे उसमें। इसमें बहुत सारे ऐसे नंबर दिए गए हैं कि किस एनसीसी कितने नंबर मिलते हैं, और आपके पास हाईवे लाइसेंस है तो आपके कितने नंबर मिलेंगे, पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। जाति प्रमाण पत्र आपके होना चाहिए। SC ST OBC EWS इनके लिए लागू है ये, MBC के लिए। और जनजाति क्षेत्र के लिए TSP शहरी क्षेत्र से प्रमाण पत्र। और इसके बाद जो प्रथम चरण है इसमें शारीरिक दक्षता का जो प्रथम चरण है, फिजिकल इफिलेंसी टेस्ट PET, पंजीकरण में योग्य पाए गए अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। मतलब जो ये डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उसने फॉर्म भर दिया पूरे, अगर आप इसमें डॉक्यूमेंट आपके तैयार है तो आपको क्या दिया जाएगा, आपसे फिजिकल करवाया जाएगा, आपका फिजिकल होगा। और फिजिकल के लिए फिजिकल में आपको क्या क्या करवाना है, सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि आपको फिजिकल में क्या करवाना है और आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। दोस्तों पुरुष वर्ग के लिए बात बता देता हूँ आपको। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर की रनिंग आपकी, 1 किलोमीटर की क्या है, 1 किलोमीटर की रनिंग है। 1 किलोमीटर की रनिंग आप अगर 3 मिनट 30 सेकंड में कर लेते हैं तो आपको 15 अंक, मतलब फुल में से फुल अंक 15 अंक आपको 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर आप 1 किलोमीटर की रनिंग करते हैं तो आपको मिलेंगे। 3 मिनट 45 सेकंड में अगर करते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। 4 मिनट तक करेंगे तो 5 अंक मिलेंगे, और 4 मिनट से अधिक करेंगे तो भाई वो लड्डू मिलेगा। और अब सर्दी चल रही है और घर जा रिजाई में बैठिए और लड्डू खा लीजिए। महिला वर्ग के लिए क्या है जी, महिला वर्ग के लिए दौड़ तो है 800 मीटर की, लेडीजान 200 मीटर की छूट है कि 800 मीटर बाजो थे तो ठीक है, यूँ ज़्यादा बाजनों को नहीं है, ठीक। और 3 मिनट 30 सेकंड को टाइम है था ना, नंबर कितना मिली 15 अंक। और फिर 2 नंबर में 3 मिनट 50 सेकंड का समय आपको 10 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 10 सेकंड में 5 अंक मिलेंगे, और 4 मिनट नीचे आया तो वही लाडू थाने मिली, ठीक है, घर ले जाया। दूसरा जो स्टेप होगा दोस्तों, पुरुष वर्ग में बात करेंगे चिनअप। चिनअप आप जैसे वो अपने लोकल भाषा में बीम बोलते हैं, उसको ऊपर जो लटक के निकाली जाती है ना उसको बोलते हैं चिनअप। अब चिनअप कितनी निकाल लिए दोस्तों, 10 चिनअप अगर आप निकाल देते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 7 चिनअप निकालने 7 अंक मिलेंगे। 5 चिनअप निकालेंगे 5 अंक मिलेंगे। 5 चिनअप से कम 2। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों, कई बार आप यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो भी चिनअप का दायरा, जैसे पीछे सब इंस्पेक्टर का जो था ना, सब इंस्पेक्टर में ये चिनअप वाला मैटर था उसमें। तो मेरे साथी भाई कई लोग ऐसे थे जिन्होंने चिनअप की जो तैयारी करी थी ना, अब ऐसे वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जो चिनअप निकालते हैं ना, एक तो हाथ के पीछे निकाला जाता है, एक हाथ सीधा पकड़ के फिर निकालते हैं, एक हाथ मतलब उल्टा हाथ लगा के फिर चिनअप निकाला जाता है। तो आप मैं कहना चाहूँगा कि आप सीधे हाथ से ही तैयारी करें पहले, क्योंकि वो हार्ड होता है। और अगर आपने सीधे हाथ वाली तैयारी कर ली ना, तो उसके बाद वो नॉर्मल जो उल्टे हाथ के होते हैं वो आप निकाल सकते हैं। तो दोनों ही आप प्रैक्टिस करें, पता नहीं वहाँ कौन सी आपसे चिनअप करवाई जाए, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा ये दोनों ही आप प्रैक्टिस करें, ठीक। महिला वर्ग में गोला फेंक है। महिला वर्ग में क्या है, इसमें चिनअप नहीं है, गोला फेंक है। गोला कितना है, 4 किलो का गोला 16 फीट फेंकते हैं तो 10 अंक है, 15 फीट 7 अंक, 14 फीट में 5 अंक, और 14 फीट से कम फेंके 0 अंक। ये आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा हो गया। उसके बाद क्या करना है, परीक्षा में दौड़ का मौका एक बार ही दिया जाएगा, ठीक है। आप ये नहीं है कि मैं गिर गया था मैं दोबारा भागूँ, नहीं, एक बार ही भागोगे, ठीक है। उसके बाद मौका आपको नहीं दिया जाएगा। अंतर्गत सर्वप्रथम दौड़ आयोजन किया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी 0 अंक लाता तो वहीं फेल मान लिया जाएगा। दौड़ में सफल अभ्यर्थी द्वितीय चरण के लिए, मतलब शारीरिक मापतौल के लिए आगे दूसरे चरण के लिए जाएगा।
द्वितीय चरण में शारीरिक मापदंड होगा, ठीक है। महिला वर्ग को 4 kg जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा, ठीक है। ये दूसरे चरण हो गए, मतलब दौड़ के बाद आपको नेक्स्ट चरण में आपको चिनअप के लिए शामिल किया जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब द्वितीय चरण में क्या है, शारीरिक मापतोल में जैसे आप चिन्ह वगैरह निकलवाते हैं, लड़कियों से 4 किलो का घोड़ा है वो फिंकवाया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैंने जो दूसरे सेकंड में रनिंग में मौका नहीं दिया जाएगा, जैसे आप चिन्ह निकाल रहे हैं तो आपको लगता है कि मैं 10 निकाली थी और जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे उसने 9 ही इसमें काउंट करी है, तो आप दोबारा 500 रुपये देकर इसमें दोबारा आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद की बात करें तीसरा चरण क्या है, जैसे तीसरा चरण सबसे इम्पोर्टेंट चरण मान सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें अधिकतम अंक 20 अंकों का खेल है और यहाँ जिसके पास सबसे ज़्यादा अंक होंगे वो जल्दी क्रॉस कर जाएगा उस लाइन को। जैसे नेशनल, अगर एनसीसी नेशनल कैडेट कोर का प्रमाण पत्र ABC 3 प्रमाण पत्र, तो ये नंबर आपको मिलने वाले कुल 6 अंक मिलेंगे, मतलब ए का है तो 2 अंक और बी का है 4 अंक और सी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 अंक मिलेंगे। कंप्यूटर शिक्षा RKC RCAT वगैरह अगर आपने कर रखा है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। कोई सा डिप्लोमा इनमें उससे अगर होगा तो आपको 4 अंक मिलेंगे। तो लगभग ये सबके पास 4 अंक वाला तो होता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम तीसरा चरण की बात करें, जिसके पास इलेक्ट्रिशियन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर मैकेनिक, मतलब ITI के जो डिग्री वगैरह है उसके पास है तो 3 अंक उसके पास होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, मुझे लगता है इसमें एक दो चीज़ें काट दी गई है, क्योंकि इसके अंदर जो वो भी दिया हुआ था कि जिसके पास ड्राइवर लाइसेंस है, हेवी लाइसेंस है, या फिर उसके लिए भी 4 नंबर का प्रावधान है, वो भी उसमें दी गई है। PDF में देखेंगे, शायद आगे हो सकता है। उपयुक्त विषयों में दस्तावेज पूर्व जारी होना आवश्यकता है, दस्तावेज मान्य नहीं होंगे, ठीक है। अब ये आप सारे डॉक्यूमेंट इन 3 चरणों में पास हो जाते हैं। चौथा चरण रहता है दोस्तों मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू 5 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसके पास इंटरव्यू में क्या होना है, इंटरव्यू में कुछ नहीं होना, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट आपका स्थापन होगा, बस वही मेन इंटरव्यू, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। नामांकन परीक्षा है तो अंकन किस, मतलब कुल 50 अंक का पूरा जो फिजिकल का ये पूरा दायरा है वो 50 अंकों का होगा। इसमें शारीरिक दक्षता मतलब 25 अंक का तो आपका फिजिकल हो गया, विशेष योग्यता 25 की हो गई, मतलब जिसके पास NCC है, हाईवे लाइसेंस है, या फिर RCAT है। मौखिक 5 नंबर का आपका क्या हो गया, परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण हो गया। तो कुल 50 नंबर का खेल है। अब 50 नंबर में कितने लोग कितने नंबर ले आते हैं उस हिसाब से मेरिट बनेगी, ठीक है। उसके बाद चयन सूची की बात करेंगे। चयन सूची में जैसे कई बार ये होता है कि किसी के 50, एक कैंडिडेट के 50 आगे, दूसरे के 50 आगे, तो उसमें फिर आयु के हिसाब से वो निर्धारित किया जाएगा किस कैंडिडेट को पास किया जाएगा, ठीक है। तो मेरिट सूची बनेगी, उसमें अपने लास्ट रिजल्ट आई जाएगा जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल किया जाए, मेडिकल बोर्ड से उपयुक्त नामांकन पात्र माना जाएगा, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं सारी, इसमें थोड़ा ध्यान। उसके बाद देखो और क्या क्या ध्यान रखना है, आगे हम बात करेंगे। बस और कुछ नहीं है दोस्तों, ये आपका पूरे डिटेल्स मैंने आपको बता दिया बॉर्डर होमगार्ड के बारे में। और अगर और कोई आपको जानकारी लेनी हो, आपको और कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई और जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद।